हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आपके जो एसएससी जीडी के वैकेंसियां लगभग आ चुकी हैं और वो वैकेंसियां लगभग हैं आपकी 84,000 के आसपास। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी बम्पर वैकेंसियां हैं, बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। और इस वैकेंसी में आपका जो पेपर रहने वाला है, ठीक है, जीडी का जो पेपर रहता है उसमें आपको पता होगा कितने नंबर का होता है। आपका 80 नंबर का पेपर। ठीक है, बाकी आपका जो 2021 के पहले का पेपर आता था जीडी का, तो उसमें 100 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन अब 2021 के बाद के जितने भी पेपर हुए हैं तो 80 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 80 नंबर में से 4 सब्जेक्ट रहते हैं और सभी 20-20 नंबर के यहाँ पर रहते हैं आपके। ठीक, और यहाँ पर आपको देखो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके हो गया, और इसके बाद आपका जो भी आप इंग्लिश या हिंदी लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश या फिर हिंदी आप जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं। क्लियर है, ये सभी चारों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के रहते हैं। तो दोस्तों इसके फॉर्म आपको पता है, अगर नहीं पता तो बता दूं, 24 नवंबर से आपके भरे जाने हैं। 24 नवंबर 2023 से इसके फॉर्म फिल किए जाने हैं और इसका जो एग्ज़ाम की डेट भी बता दी गई है अभी से कि 20 फरवरी से इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हैं। ठीक है, तो अभी आपके पास काफ़ी 1-2 महीने का टाइम है, 2-2.5 महीने का। तो बढ़िया अच्छे से तैयारी करने में जुट जाइए और लगे रहिए अपनी तैयारी में। ठीक है, तो इसी तैयारी को हम और मजबूत करने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका रहने वाला है 12 जनवरी 2023 का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो 12 जनवरी 2023 में दोस्तों पेपर हुआ था, जो कि आपका इसका टाइम भी था, 1 घंटे का टाइम मिला था 80 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से फ़ायदा क्या होता है, तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर इसके सेट लगाएं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपको पता चलता है कि उस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या रहता है, इजी रहते हैं, मॉडरेट की हार्ड। ठीक है, तो आपको सारा लेवल पता चल जाता है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ और सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। आपके मैथ के क्वेश्चन कराएंगे। पहले तो आपके रीजनिंग है, देखो पार्ट ए में आपका रीजनिंग रहने वाला है। उसके बाद पार्ट बी आपका जीके रहेगा, उसके बाद मैथ रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके। और बाकी आपका जो आप जो भी सब्जेक्ट वाले हों, जो भी मतलब कि इंग्लिश वाले हों तो आप स्वयं कर लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और हिंदी वाले हों तो वो भी आप अपना सब्जेक्ट स्वयं कर लेना। ठीक है, बाकी हम 3 सब्जेक्ट आपको बताएंगे, क्वेश्चन कराएंगे अच्छे से। ठीक है, डिटेल से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो क्रम होता है उसी क्रम में हमें यहाँ पर ऑप्शनों को सजाना है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को करना होता है तो सबसे पहले ऑप्शन पर हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन तो अभी आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए राइट है, लेकिन आप ये समझ के चलें कि अभी आपको मालूम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो मालूम रहना नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना कि कौन कौन से ऑप्शन आपके सेम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 4 से स्टार्ट है, दूसरा 4 से, तीसरा 3 से और चौथा 3 से। ठीक है, तो आपको लड़ाई किस में अभी करना है, 4 और 3 में। ठीक है, तो 4-3 वाले ऑप्शन देखना है, 4 और 3 वाले ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं PEAC कॉमन है दोनों में, PEAC यहाँ पर दोनों में कॉमन है। उसके बाद क्या आ रहा है आपका, तीसरे में आ रहा O और चौथे में आ रहा H। तो O के पहले आ जाता है ना, तो H वाला यानी कि चौथा ऑप्शन वाला होगा, तो तीसरा पहले आएगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो चौथा, अब देखो यहाँ पर उसके बाद चौथे के बाद तीसरे तो आएगा ही, क्योंकि दूसरे में भी तीसरा है 4 के बाद और पहले में भी तीसरा है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करें कि इधर पहले वाले ऑप्शन में 1 है और दूसरे वाले ऑप्शन में 5 है, तो 1 और 5 के बीच की लड़ाई देखें अब। ठीक है, तो 1 और 5 में कौन जीत रहा है, तो यहाँ पर PEA, ठीक है, PE तक सेम है। ठीक है, PE तक सेम है। उसके बाद इधर N है और इधर A है, तो A आएगा ना पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर A आएगा। ठीक है, तो A वाला आएगा, तो यानी कि इधर ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इधर 5 है इधर 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। इस तरह से आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर इसी क्रम पे चली ये आगे आकृतियाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे कर सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर आप अगर इसको देखें तो इस तरह से एक ट्रायंगल रूप में बन रहा है आपका। ठीक है, ट्रायंगल रूप में आकृतियाँ बन रही हैं। अब इसी ट्रायंगल को आगे जाकर क्या कर दिया जाए, इस तरह कर दिया जा रहा है। ठीक है, घुमा के। क्लियर, अब आगे इस तरह इस वाली भुजा में कर दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बेस किसका, नीचे वाली भुजा को बनाया गया है।
ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इधर स्टार था आपका, फिर आपका स्क्वायर है, ठीक है, शीर्ष वाली शीर्ष में, ठीक है, स्टार मिड में। तो यहाँ पर स्टार है, स्क्वायर है, स्टार है, इधर स्क्वायर है, तो अब आगे क्या आएगा, स्टार आएगा। तो स्टार वाला पहला ऑप्शन नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम किसको रॉन्ग कर सकते हैं, दूसरे को भी रॉन्ग कर सकते हैं। स्टार वाले ऑप्शन होंगे, तो स्टार वाला केवल मिड में जिसपे स्टार है, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही देखो, पहले ही चित्र से देखकर हमने पता कर लिया, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना होता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है आपसे। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कैसे करिए कि कुछ नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो सिंपल उस श्रृंखला को पेपर पे लिख लीजिए और उसमें क्या करिए कि जो उनके बीच का गैप है ना, वो निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 125 और इधर क्या है आपका 253। अब यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या निकालते हैं, इनके बीच का गैप कितना है। तो इधर कितने का गैप आ रहा है, आपको देख सकते हैं 8 का गैप है। उसके बाद यहाँ पर आपका कितने का है, 16 का है, ठीक। और इधर पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका 13 में से 5 जाएगा तो 8, और 4 में से 2 जाएगा 2, और 128, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये किसका है, 64 का दोगुना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 64 का दोगुना है 64 ये, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 32, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, जब ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक। तो यहाँ पर आपका जब 29 में 32 जोड़ेंगे तो आपका 61 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर पहला, सॉरी चौथा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है और इसमें आपको फ्रेंड्स देखना है कि अगर इसका कूट ये है और इसको ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे। तो सिंपल अगर आप देखेंगे कि जो लेटर यहाँ पर पहले नंबर पे है और इसमें पहले नंबर पे, उनके बीच में कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि +1 किया हुआ है, ठीक है, +1 किया है। उसके बाद यहाँ पर R से Q है, यानी कि आपका यहाँ पर -1 किया है, फिर +1 किया है, फिर -1, फिर +1, ठीक है। यानी यही श्रृंखला चल रही है आगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर +1 है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। यानी कि यहाँ पर W में जब +1 करेंगे तो आपका X से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ना दूसरा है ना ही चौथा। उसके बाद H में से -1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, G आ जाएगा, ठीक है। तो G आपका इसमें नहीं है, तो आपका गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको बताना है, जिस तरह 169 है आपका 182 संबंधित है, 225 240 संबंधित है, उसी तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क 306 से किस तरह से संबंधित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि इनके बीच का गैप कितना है, 13 का गैप है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीच में गैप कितना है, 225 और 240 के 15 का गैप है। तो अब आप एक चीज़ इन गैप देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि 13 यहाँ पर क्या है कि 169 का रूट ही क्या है, 13 है, ठीक है। इसी तरह 225 का अंडर रूट क्या है, 15। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप, यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर आया था किसी संख्या का, यहाँ पर भी स्क्वायर आता है, यानी कि यहाँ पर भी आपका स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तभी हम जिसका वो स्क्वायर होगा जिस भी संख्या का, तो उसमें उतना जोड़ देंगे तो 306 हो जाएगा आपका। तो स्क्वायर होना चाहिए, तो आपका 195 किसी के स्क्वायर नहीं है, 192 किसी के स्क्वायर नहीं है, आपका 291 किसी के स्क्वायर नहीं है। अब आपका 289 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 289। अब इसमें 17 जोड़ देंगे क्योंकि 17 का स्क्वायर है, तो आपका 306 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर राइट आंसर तो आपका 289 हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी परिवार में संबंधों को इस प्रकार दर्शाया जाता है कि a+q - r + k - y, तो k a से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। के और ए के बीच में आपको ब्लड रिलेशनशिप बताना है किस प्रकार संबंधित है। तो सिंपल आपको यहाँ पर पहले a+q में देखना है। तो प्लस का मतलब क्या है, GH की पुत्री, यानी कि यहाँ पर a q की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो a जो है तो q की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ए अगर पुत्री हो जाएगी क्यू की, तो ए क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, तो हमने माइनस का लगा दिए चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर क्यू -r है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, GH की पति, यानी कि क्यू जो है आर का पति हो जाएगा, ठीक है। क्यू जो है आर का पति हो जाएगा। तो आर का पति अगर कौन हो गया, क्यू, तो मेल हो गया, और आर पत्नी हो जाएगी क्योंकि तो फीमेल, तो पति पत्नी है, तो हमने इसमें क्या लगा दिए, गोला लगा दिए, ठीक है, ताकि भाई बहन का ना आप समझ सकें। आप गोला अगर लगा देते हैं तो पति पत्नी का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R + K है आपका, तो R + K अगर यहाँ पर देखें, प्लस का क्या मतलब क्या है, GH की पुत्री,
यानी कि आर के की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो आर जो है, आर इधर है तो आर किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, यहाँ पर बताया गया है, तो के इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर के का तो जेंडर क्लियर नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोला क्या गया था, के ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको यहाँ पर वाई को निकालने की जरूरत नहीं है, के माइनस वाई का। यहाँ पर आपको के और ए के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो के हमने इधर ले लिया और ए आपका इधर है। तो यहाँ पर जो के ए का जो के ए से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, देखो के की बेटी का बेटी के बेटी कौन हो जाएगी, उसकी पोती नातिन हो जाएगी, ठीक है, नातिन हो जाएगी। और यहाँ पर आपका लेकिन ए का जो के होगा ना वो नाना हो जाएगा, ठीक है। जो नानी अगर ऑप्शन में होता है तो वो भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नाना नानी का क्लियर नहीं है जेंडर, यहाँ पर नाना नानी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आपका ऑप्शन में जो दिया गया है नाना या नानी में से वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से क्या किया गया है, ए प्लस 4 कर देगा तो ई आ जाएगा, ठीक है, +4 करने पर ई आ जाएगा। उसके बाद आर में से -4 जब कर देगा तो एन आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि सी में +5 करेंगे तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं हम, ठीक है, ARCS ये है। और यहाँ पर उसका क्या दिया गया है, ENHN, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, +4 किया जा रहा है, ठीक है, +4। और इधर क्या किया जा रहा है आपका, -4। इधर क्या किया जा रहा है, +5, इधर -5। इसी तरह यहाँ पर अगर चल रहा हो तो हम सिंपल कर देंगे, यहाँ पर देखो प्लस जी में से 4 जोड़ेंगे तो के हो जाएगा। उधर आपका हाँ वही चल रहा है वही। तो इधर आपका देखो एम में जब आप +4 करेंगे तो आपका एम 13 में आता है, और 4 करेंगे तो 17 में क्यू आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि पी से स्टार्ट है, दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप यू में -4 घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि यू 21 पे आता है, 21 में 4 घटाएंगे 17, 17 पे क्यू आता है, ठीक है। डबल क्यू वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के ओर मुख करके बैठी हैं। तो यहाँ पर 6 लड़कियां हैं दोस्तों, और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 लोगों को, सॉरी 6 लोगों को, और उनका जो मुख है ना वो केंद्र की ओर है वृत्ताकार मेज के, ठीक है। 4 हो गई, और ये हमारी 5 और ये 6, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोलता जाए उसे वही करते जाना है, सिंपल, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है अपन को। अब देखो क्वेश्चन को रीड करना है, और देखो अब क्या बोला जा रहा है कि एस आर की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। एस आर के बाईं के, आर की बाईं की बैठी है ना, तो आर को पहले लेते हैं, तो आर के बायां कौन सा हो जाएगा, आर के बायां ये हो जाएगा क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो आर का बायां ये हो जाएगा। आर की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी कौन, एस, तो 1 2 3 इधर एस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, तो आर का दायां ये हो जाएगा, तो पी इधर पर बैठा दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो पी है आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर है कौन, पी, तो डी इधर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है कि एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो एम आर के बाईं ओर, आर का बायां ये, तो ठीक बगल में कौन है, एम, तो इधर आ जाएगा। अब बाकी बची जगह इधर कौन आ जाएगा, आपका कौन बचा, के, ठीक है, के बचा, के इधर आ जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी, तो डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर देखो डी का बायां इस तरफ होगा ना, और दायां इस तरफ, तो बाएं साइड हमें इस तरफ जाना है, तो तीसरे स्थान पर कौन है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो एम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, ये क्वेश्चन तो आप करने की सकता नहीं है, आपका तीसरा ही राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर प्लस और मल्टीप्लाई के चिन्ह को आपस में बदल देते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई को आपको प्लस कर देना, सिंपल सॉल्व करेंगे आपका 126 ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि सेड का कोड, सॉरी सेड बोला गया क्या, फेस का कोड आपको बताना, फेस का कोड, ठीक है। तो फेस आप कहाँ पे दिख रहा है आपको, डिस्टेंट
फेस, ठीक है। तो फेस का भी तो कोड पता नहीं कर सकते क्योंकि आपको डिस्टेंस का पता नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, या तो ह्यूमन होगा फेस का कोड, या फिर सैड होगा। तो आपका ह्यूमन तो हो ही नहीं सकता, हो ह्यूमन हो सकता है, आपका टी तो नहीं हो सकता कभी, ना ही ओवर पावर हो सकता है, ठीक है। तो ह्यूमन और सैड में होगा। उसके बाद अगर आप हम डिस्टेंट की हम जो कोड निकालना चाहें हम, तो यहाँ पर सैड ओवर पावर दिया गया है, ठीक है। इसका फेस स्टेयर का, तो फेस का भी अगर आप यहाँ पर देखें, फेस और स्टेयर के यहाँ पर कंपेयर दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फेस दोनों में कॉमन है। ये रहा फेस, ठीक है, और इस यहाँ पर ये भी फेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ह्यूमन और सैड इधर है, और इधर सैड ओवर पावर, तो दोनों में क्या कॉमन है, आपका सैड कॉमन है, ठीक, क्योंकि दोनों में फेस कॉमन है और सैड कॉमन है, तो आपका फेस का सैड हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, TRPNLJ, तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, -2 कर रहा है, ठीक है, -2 -2 -2 -2 -2 करेंगे तो एच आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी वैसे ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर मिरर इमेज देखो, अब ऑप्शन से कैसे खेलते हैं ये आप एक चीज ध्यान दे लीजिए, ठीक है। ऑप्शन को यहाँ पर देखना होता है, देखो 9 जब यहाँ पर मिरर इमेज की बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो ऐसे तो सभी ऑप्शन में है, तो कोई यहाँ से हम नहीं कर पाएंगे क्लियर। और उसके बाद एक ऐसे बनेगा, सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ऐसा वाला कहाँ पे है, ना तो ये है ना तो ये है। उसके बाद आप देखेंगे ई, ठीक है। तो ई आपका कैसा बन जाएगा फ्रेंड्स, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ई। तो ऐसे ई कहाँ पर है आपका, आपका देखो ना, तो यहाँ पर कैपिटल ही बना दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन से करेंगे, पूरा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन आपको देखना है और बताना है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, यानी कि ये जो चित्र आपको दिया गया है, तो इन ऑप्शन में से कौन सा चित्र इसमें अंतर्निहित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका चौथा हो जाएगा। और चौथा कैसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये आकृति कहाँ पर बन रही है, ये रहा आपका, ठीक है, ये यहाँ पर बन रही है आकृति, क्लियर है चौथे ऑप्शन की, देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अपन, और देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले 19 है आपका, फिर 21 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और 134 है, और 538, 2692, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना है इसमें किया क्या जा रहा है। तो आपकी संख्या दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही बहुत तेज़ी से, तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई वगैरह किया गया होगा। तो अगर यहाँ पर 19 को आप 21 बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई 1 और +2 कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अगर 134 को इतना बनाना है हमें, तो कितने का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर 134 में 4 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, और +2 किया जा रहा है, तभी आपका ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर ये किया जा रहा है तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 हो रहा था, इधर 4 हो रहा था, तो इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, और +2 होगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 +2 होगा, ठीक है। इस तरह आगे अगर बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5 +2, ठीक। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 +2 करेंगे तो 21 दूनी कितना होता है आपका 42, और +2 करेंगे तो आपका 44 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आगे अगर चेक करते हैं 134 आता है कि नहीं आता, 44 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 132 आ जाएगा, +2 करेंगे तो 134 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, 16वां क्वेश्चन है, आपको देखना है, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो जब भी देखो पहले वाला ही गायब कर दिया, पहले वाला ही गायब करिए, तो पीछे से आगे की तरफ हमेशा चलना होता है। तो देखो पहला अगर लेटर को कंपेयर, पहले अक्षर को हम कंपेयर करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट को, तो एल है, फिर उसके बाद जे है, फिर एच है, आगे क्या आ जाएगा आपका, देखो क्या किया जा रहा है, एल से जे यानी कि -2 कर रहा है, इधर भी -2 कर रहा है, आगे -2 करेंगे, एच में से 2 घटाएंगे तो आपका एफ वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एफ वाला आपका ऑप्शन नंबर चौथा नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। उसके बाद देखेंगे पी से एन, यानी कि यहाँ पर -2 कर रहा है, यहाँ भी -2 तो करेंगे, एल में -2 करेंगे तो जे, तो एफ जे वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, पहला नहीं है। उसके बाद देखो सी सी दोनों में दूसरा तीसरा बचे, जब सी सी कॉमन है तो आपको तीसरा वाला कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चौथा वाला ही कंपेयर करें, एच और डी कौन सा आएगा, ठीक है। तो इधर क्या है आपका एन, फिर एल है, फिर जे है,
आगे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है। तो सी एच आपका यानी कि एफ जे सी एच आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सभी ग्लव्स बैट हैं, तो सभी ग्लव्स बैट हैं, तो सभी ग्लव्स को हम जी ले लेते हैं और सभी ग्लव्स किसके अंदर हो जाएंगे, बैट के अंदर हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखेंगे अपन सभी स्टंप बैट हैं, तो सभी स्टंप बैट के अंदर आएंगे, सभी स्टंप बैट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ग्लव्स और स्टंप के बीच में नहीं, वो कुछ बोला उसने, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें नहीं हम मिलाएंगे, ठीक है। सभी बैट बॉल हैं, सभी बैट, सभी ये जो बैट है ना, सभी किसके अंदर आ जाएंगे, बॉल के अंदर आ जाएंगे। अब जो निष्कर्ष बोलता जाए वो हमें देखते जाना है। सभी स्टंप बॉल हैं, पहला बोल रहा है सभी स्टंप बॉल हैं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सभी बैट अगर बॉल हैं तो बैट के अंदर ही तो है ना स्टंप, ठीक है। तो वो तो हो ही जाएगा, स्टंप सारे स्टंप बॉल के अंदर तो है ही हैं, तो ये राइट हो जाएगा। और कुछ बॉल ग्लव्स हैं, तो कुछ बॉल ग्लव्स हैं आपके, तो बिल्कुल बॉल का पूरा एरिया है और ये वाला एरिया ग्लव्स तो घेरे है ना बॉल का, तो कुछ बॉल ग्लव्स है ही हैं, तो आपका ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कुछ कुछ ग्लव्स स्टंप है, तो कुछ ग्लव्स स्टंप है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले डायग्राम में यहाँ पर एक भी ग्लव्स स्टंप नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। क्लियर है ना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो ए है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो डी के बाईं डी हमने ये लिया। अगर उत्तर की ओर ये मुख करके बैठे हैं तो डी के बायां कौन सा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इसके बाएं की तरफ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर ए बैठा है, ठीक है। तो पहला स्थान ये छोड़ दिया, दूसरा, और यहाँ पर तीसरे को यहाँ पर ए को बैठा दिया हमने। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि डी अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है, तो डी अगर अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4, अब बाकी 7 लोग थे टोटल, तो 3 लोग इसी साइड आ जाएंगे, ठीक है, दाएं बाएं साइड ही आ जाएंगे, ठीक है। 3 लोगों को यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, अब आगे क्या बोला जा रहा है वो देखिए। बोला जा रहा है कि ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ए और एफ के बीच अगर 2 व्यक्ति बैठे हैं फ्रेंड्स, तो आपका एफ तो इधर आएगा नहीं, क्योंकि डी पहले से बैठा है, क्योंकि इधर 1 और 2 का गैप है, तो आप सोचिए कि डी की जगह बैठा है, ऐसा तो होगा ना, क्योंकि डी दाएं छोर पर बैठा ही है। तो ऐप को कहाँ पर लेना होगा, 2 छोड़ के ए के बीच में गैप, 2 का गैप करके यहाँ पर ऐप को लेना पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद बी ऐप के ठीक बगल में है, अगर बी ऐप के ठीक बगल में है तो बी इधर आ जाएगा ठीक बगल में ऐप के। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो सी और डी के बीच में केवल अगर एक व्यक्ति बैठा है तो सी आपका इधर आ जाएगा, तभी तो एक व्यक्ति बीच में बैठेगा। उसके बाद जी ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो जी जो है ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो ए के बगल वाली जगह ये खाली है, यहाँ पर जी को नहीं बैठाएंगे, तो अब बचा हुआ जगह केवल यही, तो यहाँ पे बैठा दिया। एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एफ और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, ठीक है। आपका राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर कौन व्यक्ति बैठेगा, जो रह गया, कौन रह गया है, ए बी सी डी ई रह गया है अभी, ठीक है, ई इधर आ जाएगा। तो 3 व्यक्ति तो वैसे ही एफ और सी के बीच में बैठे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये, तो जंप को क्या लिखेंगे अपन। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पर किया क्या जा रहा है, इसको लिख लेते हैं पहले, RAIN, ठीक है, रैन, और उसको क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, SZJM। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखो +1 किया जा रहा है, उसके बाद -1 किया जा रहा है, फिर +1 फिर -1। इस तरह यहाँ पर देखेंगे यही किया जा रहा है, क्या, बिल्कुल +1 किया जा रहा है, फिर आपका -1 किया जा रहा है, फिर आपका क्या किया जा रहा है, फिर +1 फिर आपका -1, ठीक है। तो जंप में जब यही चीज़ करेंगे, +1 -1 +1 -1 करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, जे में +1 करेंगे तो के आएगा, उसके बाद आपका के आ जाएगा, यू में -1 करेंगे तो टी, एम में +1 करेंगे तो एन, और यहाँ पर ओ, तो KTNO आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या आएगी। तो 4 के विपरीत कौन आएगी, तो फ्रेंड्स आपको देखना होता है कि देखो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देख पा रहे हो कि 5 और 3 इन दोनों पासे में कॉमन है, 5 और 3। अब बचा कौन, 4 बचा ना, तो ये 4 बचा और 2 बचा है, तो आपस में दोस्तों ये विपरीत हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? दूसरा राइट हो जाएगा। अब अब दोस्तों यहाँ से आपके जीके के क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन चालू हैं। बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1856 में। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दोस्तों अवध को 1856 में जो है तो अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, कब्जे में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये कब चलाई गई थी? तो मेरे हिसाब से शायद 2007 से 2012 तक चलाई गई थी, क्योंकि जो लास्ट की आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी तो वो 2012 से 17 तक चली थी। ठीक है, तो आप और पहली जो पंचवर्षीय योजना 1951 से चली थी आपकी, 1951 से 1956। ठीक है, दूसरी चली थी आपकी 56 से 61, तीसरी चली थी आपकी यहाँ पर 61 से 66। ठीक है, उसके बाद दोस्तों योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, योजना अवकाश हुआ था फ्रेंड्स 66 से लेकर आपका 69 की। ठीक है, उसके बाद आपका जो है तो आगे चली थी योजना, फिर आपकी चौथी योजना चली थी 69 से लेकर आपकी 74 तक। उसके बाद पांचवी योजना जो 74 से चली थी, 1974 से लेकर 78 तक, एक साल पहले ही खत्म हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद आपका एक एक्ट आया था 78 से लेकर 80 तक। उसके बाद आपकी फिर से पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। यहाँ तक आपकी पाँचवीं थी ना, अब इसके बाद छठवीं इधर आएगी। छठवीं आपकी 80 से 85 चली थी, और सातवीं आपकी 85 से 90। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था कि वार्षिक योजना लागू हुई थी 90 से 92 तक। ठीक, उसके बाद अगली जो आपकी इसी तरह आगे आप फिर बढ़ती गई है योजनाएं, 92 से 97, फिर 97 से आपकी हो गई थी क्या, 97 से 5, तो यानी कि आपका 2002। ठीक है, 2002 में आ गए। उसके बाद 2002 से 2007। ठीक है, और उसके बाद 2007 से 12, और 12 से 17 लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये आपकी यहाँ पर योजना अवकाश हो गया था, और यहाँ पर ये आपकी फोर्थ, 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक एक्ट आया था, और उसके बाद 6 ये हो गई, 7। उसके बाद आपकी वार्षिक योजना चली थी इधर, और इधर आपकी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो सारी योजना हमने बता दी इनके ईयर। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है तीसरा, डैश आर प्रेजेंटेड ओनली इन प्लांट सेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट सेल में कौन सा केवल यहाँ पर मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है? तो यहाँ पर प्लास्टिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका चौथा करंट अफेयर्स का, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। विच वाज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का यहाँ पर कौन सा नहीं है ऑप्शन? तो प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का की डैश माना जाता है? तो मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को व्यापार का क्या माना जाता है? मात्रा माना जाता है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपका, निशा गंधी नृत्य उत्सव या कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, तो केरल में दोस्तों यह नृत्य मनाया जाता है, निशा गंधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो दोस्तों ऐसी कौन सी तिलहन फसल है जो कि रबी और खरीफ फसल दोनों में ही उगाया जाता है? तो अरंडी के बीज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 जो 36वां संस्करण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। और दोस्तों अगर 37वां संस्करण पूछा जाए, 37वां संस्करण अभी आपका 2023 में हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? गोवा में। ठीक है, और दोस्तों इसका फर्स्ट एडिशन अगर पूछा जाता है, फर्स्ट एडिशन ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। लाहौर में हुआ था, और 1927 में हुआ था। क्लियर है ना। और यहीं पर अगर पूछ ले आपसे खेलो इंडिया गेम, तो खेलो इंडिया गेम
तो इसका दोस्तों अभी 5वां संस्करण हुआ था, 2023 में ही हुआ था, कहाँ पर, एमपी में। ठीक है, इसके पहले 4था संस्करण जो हुआ था 2022 में, तो वो हुआ था पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में आपका हुआ था। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके यूपी में हुए थे इस बार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शास्त्रीय नर्तिका अलरमेल वल्ली जिन्हें जिन्हें जो है तो डैश के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो भरतनाट्यम से संबंधित है अलरमेल वल्ली। ठीक है, इनका नाम याद रखना। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। ठीक है, अलरमेल वल्ली भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई थी, मतलब कि ये नृत्य कहाँ से मतलब कि शुरुआत हुई थी इसकी, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ऋग्वेद में कितने सूक्त संग्रह हैं, तो यहाँ पर 10 से 28 सभी को पता ही होगा। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खासी पहाड़ियों में। ठीक है, आपकी ये नीलगिरी हिल्स तो है ही नहीं है, वहाँ पे शिवालिक भी नहीं आ रहा वाली। मेघालय में दोस्तों कौन कौन सी गारो खासी जयंतिया हिल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से खासी पहाड़ी में जो है तो खासी हिल्स में सबसे अधिक वर्षा होती है, मौसम ग्राम चेरापूंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्फेलेराइट इज द और ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी कि किस धातु का यहाँ पर जो अयस्क है, कौन, स्फेलेराइट। ठीक है, तो ये जिंक का अयस्क है। ठीक है, स्फेलेराइट जो है तो जिंक का अयस्क है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, और उपाधियों का दोस्तों अंत कहाँ पर है, किस आर्टिकल में है, 18 में। ठीक है, तो अभी दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें अभी पूछा गया था एक क्वेश्चन कि जो भी कोई भी व्यक्ति जो है तो विदेशी देशों से कोई भी अपनी जो है तो कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता, तो किस आर्टिकल में बताया गया था, तो उसमें सारे 18 के आर्टिकल दिए गए थे, 18(1), 18(2), 18(3), 18(4), इस तरह के ऑप्शन दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 18(2). ठीक है, क्योंकि 18(2) आर्टिकल में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। क्लियर है। और जो 18(a) है उसमें क्या बोला गया है कि कोई भी राज्य जो है तो सेना और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि कोई भी राज्य नहीं दे सकता है। ठीक है, तीसरा भी इसी तरह से है, चौथा भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धन विधेयक पारित करने के। ठीक है, दोस्तों धन विधेयक पारित करने का दोस्तों अधिकार केवल समान शक्ति किसके पास है, आपका लोकसभा के पास है। ठीक है, लोकसभा के पास है केवल। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों धन विधेयक अगर वो लोकसभा से पारित होता है तो केवल औपचारिक रूप से आपका राज्यसभा के लिए भेजा जाता है, और केवल उनकी इच्छा को जानने के लिए, अगर वो मानते हैं नहीं मानते कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा के लोग कह देते हैं, राज्यसभा के सदस्य की मतलब कि इसको आगे पेश किया जाए कि आगे बढ़ाया जाए, इस बिल को नहीं बढ़ाया जाए, अगर 14 दिन के बाद भी कोई जवाब नहीं आता राज्यसभा से, तो ऑटोमेटिक उसको पास कर दिया जाता है वहाँ से राज्यसभा से। ठीक है, यानी केवल ओपिनियन ही ली जाती है, बाकी कुछ उनका राज्यसभा धन विधेयक से कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो योगी आदित्यनाथ, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों मणिपुर से। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्सर है ये मैरी कॉम, जो कि किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर होता है, आपका नागालैंड में। नागालैंड में, क्लियर है, नागालैंड में आपका ये फेस्टिवल होता है फ्रेंड्स, तो याद रखना आपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश वाज एन एक्ट पास टू मेक ए प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन फॉर टैक्स ऑन एक्स्ट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जीके का, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है,
अब दोस्तों मैथ के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देखेंगे। और पहला ही क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में अगर जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर इनकी स्पीड का योग क्या हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। तो नाव की दिशा और नाव की स्पीड और धारा की स्पीड योग हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा, स्पीड 11 घंटे ले रहे हैं 88 किलोमीटर जाने में, तो कितना यहाँ पर स्पीड हो जाएगा टोटल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी स्पीड का अंतर आ जाएगा और कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर। 12 घंटे में जा रहे हैं तो यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है 6। तो आपको धारा की स्पीड निकालना है, यानी कि यू की स्पीड निकालना है आपको। तो यू की स्पीड अगर आपको निकालना है फ्रेंड्स, तो क्या कर दिए, सिंपल इनको आपस में घटा देंगे। यहाँ पर 2 यू बराबर आपका 2 आ जाएगा, तो यू की वैल्यू आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर नाव की स्पीड पूछता शांत जल में, तो वो कितनी हो जाती 7, क्योंकि जो धारा की स्पीड है 1 हमारी निकली है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बोला जा रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात यहाँ पर कितना है, 2:3 है, ठीक। उसके बाद 2:3 अगर 3 बोला जा रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 दी गया है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए दूध का जो आगे का अनुपात क्या बनाया जा रहा है, 1:2, कितने मात्रा पानी को मिलाना चाहिए। तो पानी मिलाया जा रहा है ना फ्रेंड्स, तो पानी आपका वाटर तो ठीक है रेशियो चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मिल्क का रेशियो समान रहेगा, क्योंकि वाटर में अगर मिलाया जा रहा है तो मिल्क का रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ पर मिल्क का रेशियो अगर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है, यानी कि इधर रेशियो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 से 4 यानी कि 1 रेशियो हमारा वाटर मिलाएगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको दिए गए थे कि 60 लीटर टोटल मिक्सचर है, कब, जब अनुपात 2:3 था, ठीक है। तो 2:3 यानी कि 2 जो है तो आपका मिल्क था, 3 आपका वाटर था, तो टोटल कितना हो गया 5 रेशियो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 60 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो 12 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। तो चतुर्थ अनुपात आप कैसे निकालेंगे, 36/48 बराबर आपका क्या हो जाएगा 90/x, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकल आएगी आपकी 90/48 और बटे आपका 90 × 48/36, ठीक है। तो इसको अगर काटना चाहें तो 10 आ जाएगा, इधर आपका 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो आपका ये 12, तो आपका 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि 2 उम्मीदवार हैं और इन उम्मीदवारों के बारे में बताया जा रहा है आपको कि मत डालेगा, ठीक है, और डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी कि इतने मतों से वो जीतता है 4340 मतों से। तो अगर एक व्यक्ति को 64% प्राप्त हो रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को कितने प्राप्त हो जाएंगे 36%, obvious सी बात है, ठीक है, हारने वाले व्यक्ति को। तो कितने से जीत रहा है वो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने % से जीत रहा है। आप यहाँ पर अगर घटाएंगे तो इधर 8 आ जाएगा, इधर आप 5 में 3 जाएंगे तो 2, 28% से जीत रहा है। अब आगे एक बात आपको यहाँ पर दी गई, यदि यह मानते हो कि सभी डाले गए मत जो वोट हैं वैध हैं, तो अगर सभी डाले गए वोट वैध हैं, तो इसी तरह हमें करते जाना। तो 28% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपको 4340 के। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक रेशियो की वैल्यू सबसे पहले अगर निकालना चाहें तो 28 के इसमें डिवाइड करेंगे, तो 28 एकम 28, उसके बाद बचेगा आपका कितना 28, इधर आपका 15 बचेगा क्या, हाँ 15, तो 154 हो जाएगा, ठीक, 154, तो 28 पंचे 140 होता है, बचेगा आपका कितना 14, 14 में 0 यानी कि 140 फिर से हो जाएगा, तो 28 पंचे 140, तो आपके 155 आए 1% की वैल्यू, तो 100% टोटल मत कितने हो जाएंगे 15,500, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दोस्तों इस भिन्न का आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी इस तरह के भिन्न का हमें P/Q का जब हमें निकालना होता है, P/Q ऐसे कई भिन्न दी गई होती हैं, तो हमें अगर HCF निकालना है तो ऊपर वालों का तो क्या निकाल लेते हैं हम HCF निकाल लेते हैं, नीचे वालों का LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। तो HCF हमसे पूछा गया है
तो सबसे पहले देखो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। कोई अगर भिन्न कट रही हो तो काट पूरा सिंपल में काटेंगे, जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे 8/10 लिखा होता है ना, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं हम 8 का जो है तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हमें काटना पड़ता है, सिंपल PYQ में हमें चेंज करना 4/5 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले ऊपर का एचसीएफ ले लेंगे, नीचे का एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ पूछा गया है। तो ऊपर का एचसीएफ कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है, और नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 7×35 और इधर से आपका 3 आया, 35 105, ठीक है, 5 ले लिए, तो आपका 2/105 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर एलसीएम पूछ लेता दोस्तों तो ऊपर का आपको एलसीएम ले लेते हैं, नीचे का एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर क्रय मूल्य से 25% अधिक है और 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मार्क प्राइस और आपका पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में दिया गया है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4। यदि आपका CP 4 है तो मार्क प्राइस कितना दिया गया 5, ठीक है, क्योंकि 25% अधिक है ना मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस की अपेक्षा में। अब यहाँ पर बोला गया कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट दी जानी है। तो 10% का अगर उसको लाभ अर्जित करना है तो लाभ किस पर अर्जित करता है कोई भी व्यक्ति, लाभ हानि कहाँ पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 10% का अगर लाभ अर्जित करता है, यानी कि उसका जो SP हो जाएगा सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा, 4 का 10% कितना होता है आपको, देखो 4 का अगर 10% निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, यानी कि उसका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 4.4 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो कितने की, देखो मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो कितने की छूट दे रहा है वो, 0.6 की छूट दे रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको छूट परसेंट निकालना है, तो आपका 60/5 यानी कि 12% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन इंग्लिश है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया ए 5 डिजिट नंबर 32054 इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है, इफ द डिजिट आर रीअरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इनको बढ़ते हुए क्रम में अगर इनको हम इन नंबरों को लिखते हैं तो ये नंबर किस से यहाँ पर डिवाइड होगा आपको बताना है। तो आपको देखो 0 2 3 4 5 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर संख्या ये बन गई। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये संख्या केवल 5 से ही डिवाइड हो सकती है, क्योंकि आपका इधर आपका क्या है, ये तो किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक जो है तो 0 या फिर 5 अगर होता है ना तो वो हमेशा 5 से डिवाइड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, जो आयत की लंबाई है ना उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। तो आयत की जो लेंथ और विड्थ दी गई है ना, अगर विड्थ हम मान लेते हैं x है तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो 3x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है, ठीक है, तो लंबाई में अगर 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद बोला गया है कि और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो चौड़ाई में अगर 7 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो x+7 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि तो उसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो ये मल्टीप्लाई, ये बड़ा है ना तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पहले वाले का एरिया, ठीक है, पहले लंबाई और चौड़ाई ये थी, तो यानी कि 3x² ये हो जाएगा, बराबर 21 की कर देंगे, ठीक है। अब इनको हमें केवल सॉल्व करना है, तो 3 कितना आया 3x², और इधर आपका कितना हो जाएगा 7 21, ठीक है, 21x और माइनस का 7x, यानी कि इधर से आपका 14x आने वाला, प्लस का 14x, ठीक है। उसके बाद आपका 7×7 = 49 माइनस का वो भी बराबर आपका 21, ठीक है। और इधर आपका माइनस का 3x से है तो कट ही जाना था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका x बराबर कितना हो जाएगा 70/14, यानी कि x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई कितनी थी, तो आयत की लंबाई इधर x की वैल्यू 5 रख देंगे, तो 5 से 15 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। 9वां क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि धनराशि P रुपए उधार ली गई और दो समान किस्तों में वापस भुगतान की गई, और जिनमें से प्रत्येक की धनराशि कितनी है, प्रत्येक किस्त की धनराशि इतनी है और दोनों बराबर हैं किस्तें, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, ठीक है, संयोजन किया गया यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर रेट क्या है 5% की, 2 साल के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि 5% का मतलब क्या होता है 1/20 होता है, यानी कि 20 से 21 राशि हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पर किस्त वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल इनका स्क्वायर करके लिखते हैं, क्योंकि 2 साल की बात की गई है तो इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं। 400 हो गया, इधर इसके स्क्वायर करेंगे तो 441। अब आपको किस्त दोस्तों बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया 2 समान किस्तों पर यहाँ पर वापस भुगतान करता है। तो यहाँ पर 441 है, इधर 21 है, तो इसमें भी हमें 21 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब इसमें 21 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी कर देंगे बराबर रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये 420 हो गया और ये 400। ठीक है, यानी कि टोटल आपका जो पी की वैल्यू आएगा ना, इतने रेशियो के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। और आपकी प्रत्येक किस्त 441 की है, तो 441 को इसके बराबर किसके बराबर कर देंगे, 35,280 के। अब आप काटना चाहें तो 7 से अगर काटते हैं फ्रेंड्स तो ये 3 बार जाएगा, इसको काटेंगे 7 पन्ना 35 और 7 चौको 28। ठीक है, और उसके बाद 7 से फिर काट देते हैं, 3 बार जाएगा, 7 7 49 और आपका 7 दूनी 14। अब ये 9 हो गया, 9 से काटेंगे तो 80, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी 80 आ गई। तो आपको टोटल रुपए की वैल्यू जो उधार ली गई थी वो निकालना है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 820 रेशियो। ठीक है, तो 820 मल्टीप्लाई आपको कर देना है 80 के, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 8 64, 1 65। ठीक है, तो 65,600 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो कपिल और प्रकाश एक काम को मिलकर कितने दिन में, 45 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोला गया है प्रकाश और पीहू, तो प्रकाश और पीहू को पी आई ले लेते हैं, मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि कपिल और पीहू, तो कपिल और पीहू मिलकर जो है तो कितने दिन में, 60 दिन में। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क हमें क्या मानना होगा, 180 मान लेते हैं। तो यहाँ पर इनकी क्षमता क्या आ जाएगी, दोनों की 4 आ जाएगी, इधर 3 आ जाएगी, इधर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इनकी क्षमताओं को जोड़ोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 4 3 7 3 10। ठीक है, तो 10 आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये 10 जो आई है ना, ये दो बार काउंट, देखो कपिल भी 2 बार आया जोड़ने पर, और पीहू भी 2 बार आई, और उसके बाद प्रकाश भी 2 बार आया। तो यहाँ पर हमें 2 का डिवाइड करना होगा, तभी हमें इनकी कपिल और प्रकाश और पीहू की मिक्स तीनों की क्षमता मिल जाएगी। ठीक है, 5। तो कपिल, प्रकाश और पीयू अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो 180 टोटल वर्क है, टोटल क्षमता इनकी तीनों की क्या हो जाएगी, 5। तो आपका 36 दिन इनको लगेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली 6 सम संख्याओं का औसत दोस्तों बताना है आपको। ठीक है, तो पहली 6 सम संख्याओं का औसत अगर देखेंगे तो 2 4 6 8 10 और उसके बाद आपका एक क्या हो जाएगा, 12, जिनका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो औसत क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 6 12 12 8 20 10 30 और 42। ठीक है, 42 और कितनी 6 संख्या है, 6 का भाग देंगे 7, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों केवल 6 ही सम संख्याओं का, पहली केवल 6 सम संख्याओं का औसत पूछा गया था, तो 6 सम संख्या तो आप लिख ही सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आप आपसे पूछते कि पहली 60 सम संख्याओं का औसत निकालिए तो कैसे निकालते। अब आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपसे कह दे कि फर्स्ट, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का जो एवरेज होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा क्या होगा, n+1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पहली 6 सम संख्याओं का पूछा गया था तो 7 आया, आपका n+1 ही होगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ऐसा कैसे होता है, जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर प्रथम 3 संख्याएं हमने ले ली, क्या ले ली, 2 4 6। ठीक है, तो इनका एवरेज क्या आ जाएगा, देखो 4 2 6 और 6 12, 12 3 संख्या है ना, 3 डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज 4 आएगा। तो इधर हमने 3 संख्याएं प्रथम ली, प्रथम 3 सम संख्या ली तो उसका एवरेज 4 आया। इसी तरह अगर हम प्रथम n सम संख्या लेंगे तो उनका एवरेज n+1 ही आएगा। क्लियर है ना। अगर यहीं पर विषम की बात किया जाए, ऑड नंबर की प्रथम n ऑड नंबर की बात किया जाए तो वहाँ पर उसका एवरेज क्या हो जाएगा, n ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रथम हम 3 ही विषम संख्या ले लेते हैं, 1 3 5, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9, कितनी संख्या है, 3, तो एवरेज कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। तो वो दोस्तों प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होगा ना वो n ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। बोला जा रहा है कि 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटते हैं। तो देखो यहाँ पर 30 आदमी है और 10 घंटे में, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देना है और 50 पेड़ काटते हैं, तो मतलब कि 50
पेड़ काटते हैं ना वर्क कर रहे हैं तो वर्क को हमेशा नीचे लिखते हैं बटे में, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको बराबर में करना है। बोला गया है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 10 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, कितने लोग करेंगे अब? पहले 30 थे तो अब बचे कि कितने? 20 थे, 20 बचेंगे। और 15 घंटे काम करते हैं तो कितने पेड़ काटे जाएंगे? तो नीचे हम मान लेते हैं x पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। 10 से इसको काटा तो ये 5 बार गया, 5 से इसको काटा तो 6 बार गया, और 6 से अगर इसको काटेंगे हम तो 2 को इससे काट देंगे 10, और 3 से इसको काट देंगे तो आपका 5, तो 10 पन्ना 50, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता आपकी ये है, यदि इसका आधार का व्यास आपका ये है यानी कि त्रिज्या आपकी 4 मीटर की हो जाएगी, तो बेलनाकार टैंक की गहराई यानी कि हाइट आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका किसके? 5632 के। यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 कर दीजिए, और मल्टीप्लाई एच बराबर आपका 5632, ठीक है। 4 से अगर काटना चाहेंगे तो आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 बटी 32, 4 से फिर काट दीजिए, 4 3 12, और उसके बाद 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, उसके बाद यहाँ पर 11 3 33, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो ये 16, तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई ये 7 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, 16 सत्ते 112 मीटर आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और 14वां क्वेश्चन आपका, एक स्टोर में 28,500 की एमआरपी वाली वस्तु के बाद डैश की कीमत पर उपलब्ध उस वस्तु पर कितनी छूट दी गई आपको बताना है। तो यहाँ पर इतने रुपए में वस्तु उपलब्ध है और इतनी उसकी एमआरपी है, तो कितनी छूट पर बेची जा रही है। यहाँ पर आपको देखो केवल अंतर देखना है, तो कितने का आ रहा है? 5 का। उसके बाद इधर 9 में से 4 जाएगा तो फिर से 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका 14 में से 6 जाएगा 8 आएगा। उसके बाद आपका 8 से 7 बचेगा, 7 में से 0 0 आ जाएगा, यानी कि 855 की छूट हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? एमआरपी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। छूट जो होती है फ्रेंड्स वो हमेशा एमआरपी की रिस्पेक्ट में ही होती है, ठीक है। इधर से 28,500 हमने लिखा है, और परसेंटेज निकालना, छूट परसेंटेज, तो 0 से काटा 285 तिहाई ही आपका 855 होता है, तो 3% आपकी छूट हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 40% गेहूँ, ठीक है, सॉरी 40 किलोग्राम गेहूँ रुपये 12.50 प्रति किलोग्राम, और 30 किलोग्राम गेहूँ रुपये 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। कुल मिलाकर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिक्सचर को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें इस मिक्सचर का जो है तो हमें कॉस्ट प्राइस हमें निकालना चाहिए, ठीक है। तो मिक्सचर का टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो है 40 किलोग्राम 12.5 के रेट से, तो यहाँ पर टोटल कितना रुपया बन रहा है? 500 रुपया, ठीक है। इधर 30 किलो है और 14 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो की कीमत 14 है, तो 30 किलो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 920 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल आपका गेहूँ कितने किलो बन रहा है? 40 और 30 किलो, यानी 70 का यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तभी हमें 1 किलो की कीमत हमें मिक्सर की हमें पता चल पाएगी। तो 7 का अगर इधर पर डिवाइड करते हैं तो 13 7 91 होता है, और आपका 10 आया तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। और 7 3 21 7 चौक 28, यानी कि 13.14 आपका आया। अब यहाँ पर 5% का प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो 5% देखो, अगर आपको 5% इसका निकालना है ना 13.14 का आप निकालना चाहें तो 70 हो जाएगा, और 13 अपना 65, ठीक है, यानी कि आपका इतना आ जाएगा 65.70, यानी कि इसमें जब जोड़ेंगे तो 65 और 70, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना 9, और इधर 7 और 13.79, यानी कि लगभग 13.80 के आसपास राइट आंसर हो जाएगा अगला, ठीक। और 16वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे बोला गया कि मुनाफ और सूर्य एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, और वे उस पथ पर समान दिशा पर दौड़ते हैं। उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 41वीं बार मिले हैं, उसी बिंदु पर वे 43वीं बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल और धीमे दौड़ने वाले लड़की की चाल का अनुपात आपका n अनुपात 1 है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा n का संभावित मान नहीं है?
दोस्तों इसका क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और इसको हम दोस्तों आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझाने में टाइम लग सकता है आपको, तो इसको हम अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे आपको 2-4 मिनट का, तो उसमें आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग नए हैं। 70वां क्वेश्चन आपको बता देते हैं। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर रेट 10% है और टाइम आपका 2 साल है, तो 2 साल में 10% के रेट से जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है वो आपको ये दी गया है। तो देखो 2 साल का समय है और रेट आपका कितना 10% वार्षिक, तो 1 साल का अगर रेट 10% है तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 2 साल का 20% हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाने वाला है। अब जब 2 साल की बात की जा रही है और चक्रवृद्धि ब्याज आपको मतलब निकालने के लिए बोले परसेंटेज, तो आप क्या करें, जो भी आपकी रेट दी गई है उसको 2 बार जोड़ें, 2 साल की बात है ना, 2 बार जोड़ दें और प्लस में आपको क्या करना है 10 × 10, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई करके रेट का बटे 100 करना है, तो इधर से आपका 21% आपका आ जाएगा। यानी कि कितने का डिफरेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर 1% का। 1% की वैल्यू आपको दी गई है 464 के बराबर, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है निवेश की गई धनराशि, तो वो आपकी हो जाएगी 46,400। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 3 महीने में बच्चे का भार इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो बच्चे के भार में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बताना है। तो कितनी वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर 0.8 अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 2.8 की वृद्धि हो रही है और 32 के रिस्पेक्ट में यानी कि 2.3 के रिस्पेक्ट में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट तो कट गया और 7 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 7 28 और 4 8 32, ठीक है। यानी कि 7/8 मल्टीप्लाई 100, तो ये किसके बराबर होता है दोस्तों 87.5 के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये खर्च करता है और वो रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता है, ठीक है। तो उसका टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना दोस्तों, जो उसका पहले का कॉस्ट प्राइस 12,000 में तो खरीद के ला रहा था वो, लेकिन मरम्मत को भी हम जोड़ेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। 13,000 उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस कितना है 15,000, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा उसको 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में 13,000 के, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ करा हमने, तो 200 बटे आपका 13 हो जाएगा, 200 बटे 13। 200 बटे 13 कहाँ पर बन रहा है, अब आप कैसे चेक कर सकते हैं, देखो 13 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप 16 × 13 प्लस 5/13 ही तो लिखेंगे ना, यानी कि 76 का 18, 8 है यूनिट इधर 5, तो 8 5 देने की यूनिट आपका 0 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा आपका। 4 3 12 और यूनिट 2 आया, 2 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 7 इधर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3 3 9 और 5 14 ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखते हैं 5 3 15 आया और 15 यानी कि 5 आया एक आई अंक, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 0, तो यही आपका इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 संख्याओं का औसत आपका 15 दिया गया है, ठीक है ना। तो 9 संख्याओं का औसत आपका 15 अगर दिया गया है तो यहाँ पर लिख लीजिए 9 संख्याओं का औसत 15। इसको 2 तरीके से बताएंगे, पहले तो निंजा टेक्निक से बता देते हैं, ठीक है, मतलब कि जो आजकल अधिकतर बच्चे लोग यूज करते हैं। और बोला जा रहा है कि यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है तो पहली 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 13 है। उसके बाद अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 17। अंतिम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 17। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर देखो ABCDEFG और I, ये हम मान लेते हैं कि ये 9 संख्याएं हैं। तो पहली 5 अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पहली 5 हो गई। और अंतिम 5 अगर लेते हैं तो ई से ही स्टार्ट हो गई आई तक, ठीक है। यानी कि ई जो है तो 2 बार काउंट हो रहा है, क्लियर है ना। तो ये जो 2 बार काउंट हो रहा है ना, यही इसका जो आएगा ना यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर एवरेज आपका 15 है, इधर आपका 5 पहली 5 संख्याओं का 13 है, यानी कि -2 करेंगे और कितनी संख्या है 5, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे, ठीक है। तो यानी कि -10 इधर से आ रहा है, इधर +2 और मल्टीप्लाई 5 यानी कि +10 आ रहा है, ठीक है। यानी कि +10 -10 यानी कि कुछ भी आपको डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इधर से। तो आपकी जो 5वीं संख्या होगी ना वो 15 ही होगी जो, ठीक है। ये तो आपको पहला तरीका हो गया। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 15 नंबर कितना होता है आपका, टोटल 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 135। पहली
पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, तो यानी कि 65 हो जाएगा। क्लियर, यानी कि इनका योग तो 65 हो गया। ठीक है, 65। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 17, तो 17 अपना 85। अब इनका दोनों का योग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है आपका, 150 आ रहा है। ठीक है, तो कितना अधिक आ रहा है, ये जितना अधिक आ रहा है ना, क्योंकि 2 बार संख्या कौन 5वीं संख्या जोड़ दी गई है, तो 15 आपका अधिक आ रहा है, वही आपकी 15 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन किए होंगे अच्छे से, और जो एक क्वेश्चन बचा था हम उसको स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, तो उसमें ज़रूर आप सभी लोग देखिएगा उसको अच्छे से। ठीक है, और इंग्लिश का जिसका वो कोई भी सब्जेक्ट जिसने इंग्लिश चूज की हो, तो वो इंग्लिश के पेपर भी कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। और हिंदी भी जिसने चूज की हो, तो वो हिंदी का भी पेपर यहाँ पर आपको दिया गया, जिससे हिंदी का है ये। ठीक है, तो कर लीजिएगा पेपर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।